नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी आपको पता है कि टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। ठीक है, तो जो हम लोगों की आईसीटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज हम लोग तीसरी क्लास करेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस और भी चीज़ें हैं जिसको इंक्लूड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आईसीटी की अपनी तीसरी क्लास है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेब ऐप हमारे क्या होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछ लेते हैं। इसके बाद एक मेन टॉपिक है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद ग्लॉसरी ऑफ आईसीटी एंड द इंटरनेट टर्म्स, मतलब जो कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो उनको देखेंगे वो क्या होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं। जैसे जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वेब ऐप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वेब ऐप मतलब हो गया कि वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके वेब एप्लीकेशन कौन कौन से हो गए, तो जो एप्लीकेशन हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उससे कोई हम अपना काम करते हैं, वो सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसमें वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, जिसपे ऑफिशियल वर्क हम लोग करते हैं, या फिर एक्सेल में हम लोग अपनी शीट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में भी हम लोग पीडीएफ वगैरह क्लास के लिए जो चीज़ें क्रिएट करते हैं वो सब इसमें कर सकते हैं। इसके बाद कैनवा है, जिसमें हम लोग बहुत सारे वॉलपेपर, लोगो, इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं। स्पॉटिफाई आपका क्या होता है, एक म्यूज़िक का ये ऐप है, पॉडकास्ट वगैरह भी इस पे आते हैं, तो इसमें फ्री भी हम लोग सुन सकते हैं, या फिर इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह भी होता है, उसको लेके भी लोग सुनते हैं। व्हाट्सएप तो आपको पता ही होगा, क्योंकि व्हाट्सएप सारे यूज करते हैं। इसके बाद ऊबर है, जूम है, नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, अमेजोन, गूगल ऑफिस सूट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, अमेजोन में क्या करते हैं हम लोग, शॉपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, जूम में हम लोग मीटिंग करते हैं, जैसे गूगल मीट वगैरह होती है, उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें हम लोग आपस में मीटिंग्स कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, वेब एप्लीकेशन के एग्जाम्पल होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी लेते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। जब किसी एप्लीकेशन को इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर वेब ब्राउजर का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, तो इसे वेब कहा जाता है, वेब ऐप कहा जाता है। वे कार्यात्मक और इंटरेक्टिव हैं, मतलब जैसे आपका एमएस ऑफिस ही है, जो सबसे ज़्यादा मेनली हम लोग काम करते हैं एमएस ऑफिस पे ही किया जाता है। जैसे आपके वर्ड पे हम लोग अपनी फाइल वगैरह बनाते हैं, या कुछ भी जैसे कोई डेटा लिखना है, वो सब चीज़ें करते हैं। उन्हें मोबाइल ऐप की तरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि वे क्रोम या फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र पर लोड किए जा सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसमें जैसे मोबाइल में हमारे ऐप होते हैं, उसको हम लोग ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड करते हैं, फिर वो हमारे मोबाइल में वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो वेब एप्लीकेशन होते हैं वो जैसे कोई भी गूगल है, तो वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जैसे कंप्यूटर में अब तो बहुत सारे कंप्यूटर आते हैं, उसमें इनबिल्ट ही आते हैं, मतलब पहले से ही मौजूद होते हैं। तो समझ गए वेब एप्लीकेशन, प्लस एक हमारा टर्म है मोबाइल एप्लीकेशन। अभी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी देखेंगे, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि वेब एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म मानक वेब तकनीकी जैसे HTML, CSS या जावा स्क्रिप्ट एक वेब ऐप का उपयोग करके आसानी से लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, यहाँ पे ये बताया गया कि जावा स्क्रिप्ट जो आजकल लैंग्वेजेज यूज होती हैं, उनसे इन सब का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब इसको देख के आपको क्या लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है। मोबाइल है, यहाँ पे ये इतने छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम लोग ने बात की कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है।
तो देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है नेटिव ऐप आपका होता है, दूसरा होता है हाइब्रिड। ठीक है, तो नेटिव क्या होता है देखते हैं। नेटिव ऐप आईओएस, एंड्रॉयड और विंडो फोन जैसे विशिष्ट प्लेटफॉर्मों के लिए बनाया, डिजाइन और कोड किए गए हैं। वेब ऐप्स की तुलना में बहुत अधिक जटिल है, इसलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया एक मूल ऐप दूसरे पर नहीं चलाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐप होते हैं जो स्पेसिफाई होते हैं एंड्रॉयड पे चलेंगे, ज़्यादातर तो ऐप एंड्रॉयड पे चल जाते हैं, जो लोग लेकिन जैसे जो लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं तो आपने देखा होगा आईफोन में बहुत सारे एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन है वो नहीं चलते हैं। ठीक है, तो एक वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव ऐप। ठीक है, तो वो मतलब सारे प्लेटफॉर्म या कह सकते हैं सारे मोबाइल्स में यूज नहीं किया जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये नेटिव है, HTML CSS ये सब हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई होते हैं, कुछ के लिए होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐप हैं जो आईफोन में चलते हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो एंड्रॉयड में चलते हैं। ठीक है, नेटिव ऐप स्टोर के माध्यम से जारी और वितरित किए जाते हैं। वहीं यूजर को एक लोकेशन पर सैकड़ों ऐप का एक्सेस मिलता है, जिससे इसे इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। इसमें से प्रत्येक प्लेटफॉर्म की अपनी प्रकाशन प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब जैसे आईफोन में है ए एप्पल स्टोर करके होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन में है कि एंड्रॉयड के बहुत सारे ऐप हैं जो चलते नहीं हैं। तो नेटिव ऐप आपके समझ में आ गया कि जो स्पेसिफाई किसी चीज़ के लिए बनाए जाते हैं उनको नेटिव ऐप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये एंड्रॉयड के लिए अलग होते हैं, जो एप्पल फ़ोन या आईफोन होते हैं उनके लिए अलग होते हैं। इसके बाद जैसे ओएस क्या होता है आपकी विंडोज़ जो होती है उसके लिए जो ऐप होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब स्पेसिफाई होते हैं ये। ठीक है, हाइब्रिड क्या हो गया, जैसे हाइब्रिड में होते हैं कि दोनों जगह जो ऐप चल जाते हैं वो हाइब्रिड में आ जाते हैं। वेव ऐप अभी हम लोग देख ही चुके हैं कि वेव ऐप क्या होते हैं। इसके बाद प्रोग्रेसिव ऐप, लेकिन मेन दो होते हैं, नेटिव और हाइब्रिड, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड नाम से ही पता चलता है कि नेटिव और वेव ऐप का मिश्रण है। मतलब जो मोबाइल के ऐप है प्लस आपके वेबसाइट से जो ऐप डाउनलोड किए जाते हैं उनके मिश्रण को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, वे मूल रूप से इंस्टॉल होते हैं और वेब ऐप की तरह महसूस होते हैं। वे जावा स्क्रिप्ट, HTML या CSS पर बने होते हैं और ऐप के भीतर सरलीकृत ब्राउजर पर चलते हैं। उन्हें वेब व्यू कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इनको वेब व्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने पढ़ा वेब एप्लीकेशन, प्लस हम लोगों ने पढ़ा कि मोबाइल एप्लीकेशन कौन से होते हैं। और आप ये सब चीज़ें डेली यूज में यूज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो जो आप गैजेट यूज करते हैं उनमें ये सब सारी चीज़ें यूज होती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरेशन कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर जब से स्टार्ट हुए हैं तो सबसे पहले कब आए और तब कैसे कैसे कंप्यूटर हुआ। आपने देखा फोटो वगैरह में देखा होगा कि पूरे एक कमरे में लगा होता था कंप्यूटर, इतने बड़े बड़े होते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर छोटे होते चले गए और उसमें फंक्शन बढ़ते चले गए। ठीक, तो सबसे पहली जो जनरेशन है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950। ठीक है, इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर हुआ करते थे। फिर सेकेंड जनरेशन आई 1950 से 1960, इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर देखे गए। इसके थर्ड जनरेशन है 1960 से 1970, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर यूज होने लगे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या 1970 से जो अभी भी चल रहे हैं कुछ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ जनरेशन, मतलब जो अभी नई टेक्नोलॉजी में चीज़ें आ रही हैं वो, प्लस जो आगे यूज होने वाली, जैसे आप लोग देखते हैं अभी जो चीज़ें चल रही है वो, प्लस फ्यूचर में भी जो जिनका और इन्हांसमेंट आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे AI
ऐप भी लॉन्च हो गए, जैसे चैट जीटीपी है, ठीक है, वगैरह। तो क्या करता है, आपका जो घंटों का काम है या एक दो दिन का काम है, उसको बहुत कम टाइम में करके आपको दे देता है, ठीक है, एआई। तो एआई के कुछ फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि आप जल्दी से काम हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और नुकसान भी है। नुकसान क्या हो सकते हैं कि जब एआई का ज़्यादा उपयोग होने लगेगा, मतलब अभी तो चलो, जब एआई का ज़्यादा उपयोग हम लोग करने लगेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि इंसान की ज़रूरतें, मतलब जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं जॉब को लेके कितनी दिक्कत आती है। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, जब एआई का उपयोग सारी होने लगेंगी, अभी तो शुरुआत ही हुई है, ठीक है, अभी तो बस यही थोड़ी चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे वर्क हो रहा है। फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे न्यूज़ हैं जिनमें एआई एंकर न्यूज़ देने लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इनके नुकसान भी हैं, क्योंकि इंसान, सॉफ्टवेयर कंपनी में जो लोग काम करते हैं, आगे चल के वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, क्योंकि एआई का यूज ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है, जो आर्टिफिशियल आपकी इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और डिटेल में जो फर्स्ट जनरेशन की है। अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन का ईयर वगैरह है वो हर जगह अलग अलग दिया गया है। तो इसका ऐसे कोई फिक्स ईयर तो खैर नहीं पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई थी। तो मेन आपको ये सब याद रखना है। इसके जैसे मैच और द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट जनरल आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। बहुत बड़े हुआ करते थे, मतलब पूरे पूरे कमरों में हुआ करते थे कंप्यूटर, ठीक। इसके बाद ट्रांजिस्टर आप क्या है, मैग्नेटिक टेप का यूज होने लगा किसमें, सेकेंड जनरेशन जो आपकी थी, ठीक। थर्ड जनरेशन में क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आप देख सकते हैं, जिसमें क्या था, तो आपकी पास्कल लैंग्वेज का यूज होने लगा, ठीक है, एल्गोल लैंग्वेज, रिमोट से चीज़ें जो चलाती चलने लगी, ये सब चीज़ों का यूज होने लगा था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन है जो जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लैपटॉप हो गया आपकी, ये सब चीज़ें होगी। तो ये किस में आ जाती है, सारी फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। रियल टाइम नेटवर्क, मतलब जो हम लोग जैसे लाइव आते हैं रियल टाइम, तुरंत तुरंत, जैसे गूगल मीट्स वगैरह होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, मतलब लाइव ही होता है, रियल टाइम, ठीक है। अब रियल टाइम में एक चीज़ और आप लोगों को समझने की जरूरत है, मैंने शायद एक क्लास में बताया हुआ भी है। रियल टाइम में जो हम लोग स्क्रीनिंग, रियल टाइम की स्क्रीनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस, ठीक है। और जैसे रिकॉर्ड करके आपको चीज़ें दी जाती हैं, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस, ठीक है। समझ में आ गया। जो लाइव रियल टाइम होता है, मतलब जैसे अभी मैं बोल रही, आप इस टाइम पे अगर देख रहे हैं तुरंत का तुरंत, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो हमारी है, उसमें यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर सर्किट का भी यूज होने लगा, जावा आपका .NET, ठीक है, और एआई वगैरह का यूज ये सब होने लगा। तो आपकी मेन 5 जनरेशन है। इनके ईयर थोड़े बहुत इधर उधर चेंज हो सकते हैं अलग अलग बुक के हिसाब से, या फिर आप अगर अलग जगह पे देखेंगे, ठीक है। तो शब्द कंप्यूटर की पीढ़ी कंप्यूटर के विकास में विभिन्न चरणों या अवधियों को संदर्भित करता है, जो महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति द्वारा चिन्हित है। इन पीढ़ियों में हार्डवेयर, वास्तुकला और प्रौद्योगिकी में बदलाव की विशेषता है, जिससे तेज, अधिक शक्तिशाली और अधिक कुशल कंप्यूटर डिवाइस तैयार हुए हैं। मतलब पहले आपने देखा कैसे कंप्यूटर यूज होते थे, अब जैसे जैसे धीरे धीरे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस प्रकार से जनरेशन बढ़ती जा रही है, मतलब पीढ़ियाँ आती जा रही हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ इन्हांस होती जा रही हैं और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो पहली पीढ़ी का है, इसके हम लोग बात कर चुके हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। और सेकेंड पीढ़ी आपकी है, तीसरी है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी जनरेशन हो गई। तो जनरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी आप लोग इसमें डिटेल में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ग्लोसरी ऑफ आईसीटी, मतलब आईसीटी में कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं, मतलब हम लोग काफ़ी उनको इग्नोर कर देते हैं कि ये क्या ही चीज़ है, लेकिन एग्जाम में उससे पूछ लेते हैं। जैसे आपका है एक आर्ची शब्द का यूज होता है, तो मेन हम लोगों को पता होना चाहिए कि आर्ची होता क्या है। इट अलाउज द यूजर टू सर्च फाइल्स एट FTP साइट्स, मतलब
ये क्या करता है, उपयोगकर्ता को एफटीपी साइटों पे फाइल खोजने की अनुमति देता है। मतलब अब एफटीपी यहाँ पे क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जब मैंने पहली क्लास करवाई थी तो आपकी ये सारे फुल फॉर्म करवाए हुए थे। ये नियमित रूप से सैकड़ों एफटीपी साइटों की निगरानी करता है और उन्हें डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर, दस्तावेजों और डेटा फाइलों पर एक डेटाबेस जिसे आर्ची सर्वर कहा जाता है को अपडेट करता है। आर्ची सर्वर की सूची पर क्लिक करने पर यह उन्हें दूसरे कंप्यूटर के सिस्टम पर ले जाएगा या प्रासंगिक फाइलें संग्रहित हैं। जैसे मान लो आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की, ठीक है, मान लो गूगल पे आपने सर्च किया हिंदी नारी यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो आप टाइप करते हैं तो ऐसे कुछ जादू तो होता नहीं कि एकदम से यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो उसके वो जो चीज़ आपको उस वहाँ पे ले जाती है, आपने टाइप किया, उसको इंस्ट्रक्शन मिला, तो उसको ही क्या बोलते हैं, आर्चीज। ठीक है, आपने टाइप किया तो गूगल ने वो चीज़ तुरंत वहाँ पे पहुँचा दी। कैसे पहुँचा दी, आर्चीज की मदद से। इसीलिए इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आपने कुछ भी सर्च किया आपको तुरंत उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है आपको दिखाने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद है दूसरा टर्म बैंडविड्थ। ये डेटा की वह मात्रा जिसे एक निश्चित समय में एक विशेष कनेक्शन के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसे कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट जोड़ा जा सकता है और इसके विपरीत भी जितनी अधिक बैंडविड्थ जानकारी तक पहुंच उतनी ही तेज होगी। बैंडविड्थ आमतौर पर केबीसी या एमबीपीएस में मापा जाता है। बैंडविड्थ आपको पता है जो इंटरनेट की स्पीड का सारा मैटर किस पे डिपेंड होता है, आपकी बैंडविड्थ पे। ठीक है, बैंडविड्थ जितनी स्पीड में होगी उतना ही इंटरनेट अच्छा चलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बीपीसी पीएस सॉरी, तो जब आपका नेटवर्क चलता है उसमें दिखाते हैं स्पीड, ऊपर कभी देखना जो आपका मोबाइल है उसमें वो नेटवर्क के सिंबल बने होते हैं, उसमें कभी मतलब कुछ मोबाइल्स में दिखाते हैं कि 4.3 के बीपीसी या एमबीपीसी इस प्रकार से। तो वो किस क्या चीज़ दिखाता है, आपका वो बैंडविड्थ होती है, वो दिखाती है इंटरनेट की स्पीड आपके एरिया में, आपके आसपास किस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद कुकी। कुकी क्या होता है, ये वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित जानकारी का एक टुकड़ा है। जब उपयोगकर्ता पहली बार किसी वेबसाइट पर जाता है, वेबसाइटें उन उपयोगकर्ता को पहचानने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती हैं और जो पहले उन पर आ चुके हैं। अब कुकीज़ क्या होता है, एक तो आपने देखा कि आर्चीज़ क्या होती है, आपने कुछ भी सर्च किया तो आपको उससे रिलेटेड डाटा तुरंत दे देगा, मतलब आपको वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, कुकी क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ ज़्यादा देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे मान लो कोई एग्ज़ाम चल रहा है, सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बच्चे सीटेट की क्लासेस ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो अब कुकी क्या करेगा, उसको पता है कि आप किस चीज़ को लेके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो जो भी आप सर्च करते हैं उसका डेटा वो स्टोर करता रहता है, तो उससे रिलेटेड डेटा आपको देगा। जैसे आपने मान लो आईसीटी की क्लास सर्च की, कि आईसीटी क्लास कोई भी टीचर अच्छा पढ़ाता है उसकी सर्च की, तो और भी जो टीचर्स हैं उनकी क्लासेस वो आपको कभी कभी बीच बीच में ऐसे दिखा देगा और दिखाता है कि आपके मतलब आप इस चैनल को देख रहे हैं तो और सीटेट से जुड़े हुए बच्चे उस इस चैनल को भी देखते हैं। इस प्रकार से चीज़ें दिखाता है, मतलब कोई भी चीज़ होगी तो वो किसके माध्यम से होता है, कुकी के माध्यम से। ठीक है, अब है हमारा कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम आपका जैसे जो कोर्स लॉन्च होते हैं, मतलब सब लोग कहते हैं कि हमारा कोर्स, जैसे अनअकैडमी का आप लोग उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे। तो अनअकैडमी का एक ऐप बना हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे आपको सारे कोर्स वगैरह मिलते हैं। तो वो किसके थ्रू वो चीज़ डेवलप की जाती है, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो चीज़ डेवलप की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं मूडल। इसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, कंप्यूटर शब्दजाल में एक्सटेंशन एक वैकल्पिक जोड़ है। आमतौर पर इसमें फाइल के नाम पर एक बिंदु और 3 या 4 अक्षर होते हैं। ठीक है, फाइल नाम का एक्सटेंशन कंप्यूटर उपयोगकर्ता को यह पहचानने में मदद करता है कि ये किस प्रकार की फाइल है। मतलब जो जैसे आपकी कोई फाइल है, मान लो आपने वर्ड एमएस वर्ड पे काम किया तो वो फाइल सेव की, तो वर्ड की फाइल है तो फाइल का नाम होता है, मान लो जैसे फाइल का नाम रख लिया प्रियंका। ठीक है, और वर्ड की फाइल है तो उस पर क्या आ जाएगा, DOC लिख के आ जाता है आगे।
ठीक है। तो डीओसी ये क्या हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया कि मतलब फाइल कौन सी है, वर्ड की है या फिर पीपीटी अगर बनाई है तो उस पर डॉट प्रियंका डॉट पीपीटी इस प्रकार से लिख के आ जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे आपकी फोटो है वो सेव आपने की है तो क्या लिख के आता है, जेपीईजी। तो समझ में आ गया कि एक्सटेंशन क्या होता है कि आपने कौन सी फाइल सेव की है, तो आपको उसका देख के पता चल जाएगा कि डॉट डॉक लिखा है आगे तो मतलब वर्ड की फाइल है, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन होता है कि आपको बताता है कि फाइल किस टाइप की है, ठीक है। इसके बाद है नया टर्म गोफर्स। ये एक कंप्यूटर क्लाइंट टूल है जो उपयोगकर्ता को पदानुक्रमित मेनू की एक श्रृंखला के माध्यम से इंटरनेट गोफर सर्वर पर संग्रहित जानकारी का पता लगाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। अधिकांश फाइलें और डिजिटल जानकारी को एफटीपी के माध्यम से पहुंच योग्य गोफर के माध्यम से भी उपलब्ध प्रत्येक गोफर सर्वर में विषय वस्तु, स्थानीय फाइलों और अन्य प्रासंगिक गोफर साइटों को सूचीबद्ध करने वाले मेनू की अपनी प्रणाली होती है। अब ये कुकीज की तरह ही काम करता है, कह सकते हैं कि बहुत सारी कुकीज, जैसे अभी हम लोग कुकीज पढ़े कि कोई चीजें सर्च करो तो उसी से रिलेटेड दिखाता रहता है। इसी प्रकार गोफर जो है बहुत जगह से जानकारी इकट्ठा करके आपको उसकी चीजें दिखा, जैसे क्लासेस का दिखा देगा या फिर आप कोई शॉपिंग साइट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड दिखा देता। मतलब ये सारी गोफर्स हो गई, कुकीज हो गई, ये सारे होते हैं कि आपका जो भी आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड डाटा आपको दिखाते रहते हैं। तो किस प्रकार से दिखाते रहते हैं, वो उस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उससे ही रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाते रहते हैं। इसके बाद देखते हैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। ये एक स्पर्श संवेदनशील प्रशिक्षण स्क्रीन है जो शिक्षक को कीबोर्ड या माउस का उपयोग करने के बजाय स्क्रीन यानी व्हाइट बोर्ड को छूकर सीधे कंप्यूटर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। अब ये तो आपने बहुत देखा हो यूट्यूब पे, इतने लोग पढ़ाते हैं या फिर और क्लासेस में होते तो एक पूरा डिजिटल बोर्ड होता है जिसपे सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी सी स्क्रीन होती है, ठीक है। तो वही होता है आपका इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, ठीक। जो एक टीवी जैसी बड़ी बनी होती है उस पर पीडीएफ भी होता है, कोई ग्राफिक्स मतलब आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं, 3D में भी बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैसअप एक वेब पेज है जो दो या दो से अधिक वेब सेवाओं से डेटा को एक साथ लाता है और अतिरिक्त कार्य क्षमता के साथ डेटा को एक नए एप्लीकेशन में जोड़ता है। मैसअप मतलब कि बहुत सारे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अब मैश फैला के रखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैली हैं, तो वो क्या करते हैं सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठे करके आपको प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैसअप। इसके बाद है मूडल। मूडल एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है जिसका अर्थ है कि इसे डाउनलोड करना है, उपयोग करना है, संशोधित करना है या यहाँ तक कि इसे वितरित करना भी मुफ्त है। मूडल एक ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स है, मतलब जहाँ पे हम लोग कुछ अपने कोई भी चीज़ मतलब उस पर क्रिएट कर सकते हैं, क्लास वगैरह बना सकते हैं या फिर जो स्कूल में हम लोग स्टूडेंट को टेस्ट वगैरह देते हैं वो सब यूज कर सकते हैं। तो वो मूडल इस प्रकार से यूज होता है। इसके बाद ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने होते हैं वो क्या करते हैं, आपको फ्री सेवा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो डिज्नी हॉटस्टार है तो बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर फ्री आपको मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको पे करके देना होता है। तो जितनी भी सेवाएं वो फ्री देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। मतलब कहीं पे भी कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है आईसीटी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये सब कैसे हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनमें इतना मतलब कुछ चीज़ों के लिए चार्ज भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादातर फ्री ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है स्पैम। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, यहाँ भी देख लेते हैं। जब आपकी ईमेल जो होती है, ठीक है, आपने ईमेल में देखा होगा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इम्पोर्टेंट मैसेज, ठीक है, ऑल मैसेज, इनबॉक्स में क्या है, आपने जो सेंड किए हैं वो क्या है। इसके बाद स्पैम का भी एक ऑप्शन होता है, मतलब जो अनसॉलिसिटेड ईमेल होते हैं या एडवर्टाइजमेंट के होते हैं वो सब किस में जाके जाते हैं, स्पैम में, ठीक है।
इसके बाद है स्प्लॉग, साइट निर्माण करता है, यानी एक स्प्लॉगर ये ऐसे विषय को ढूंढना शुरू करता है जो बहुत आगंतुकों की आकर्षित करता है। फिर स्प्लॉगर एक ब्लॉग स्थापित करता है जो इस विषय से संबंधित अन्य साइटों की से सामग्री की चोरी करता है। इसमें साहित्यिक चोरी की सामग्री वाले सैकड़ों ब्लॉग शामिल हो सकते हैं। इनमें चयनित वेबसाइटों के कई लिंक शामिल होते हैं। अब ये क्या करता है कि जैसे मतलब आप कहीं पे बहुत जगह मतलब कोई साइट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है बहुत जगहों से डाटा चोरी कर करके, जैसे आप लोग देखते हैं कि एक हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि डाटा दूसरी जगह से चोरी करके उस पर डालता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहें, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ी नेगेटिव टर्म ही है, कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग वगैरह में। इसके बाद वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये एक ऐसी प्रणाली है जो उपयोगकर्ता को विशेष प्रकार के मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं जैसे मौसम, यातायात की स्थिति, खरीदारी आदि के बारे में जानकारी ब्राउज करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। जैसे आपका होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जैसे WWE के समकक्ष मोबाइल फ़ोन है, ठीक, मोबाइल फ़ोन है उसमें वायरलेस ही होता है। वो आप कोई भी साइट पे जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, जैसे अमेज़न वगैरह हो गई, ठीक है, ऑनलाइन जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो सब किस में आ जाते हैं, आपके वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जो भी हम लोगों ने वेब ऐप पढ़े थे वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैस, ये काफ़ी टर्म है जो एनटीए के द्वारा इस समय इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन कौन प्रोवाइड करता है, गूगल ऐप इसको बनाता है, गो टू मीटिंग, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, ऑरेकल, नेट सूट, वर्क डे, ठीक है, ये सब इसको प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक। ऐसे देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या ही है, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है जो अंतिम उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक पहुंचने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर को दूरस्थ सर्वर्स पर होस्ट किया जाता है, सेवा प्रदाता द्वारा रखरखाव और अध्ययन किया जाता है, वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप और एपीआई के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। SaaS पारंपरिक सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल की तुलना में कई उपयोगकर्ता लाभ प्रदान करता है, जिसमें कम अग्रिम लागत, स्केलेबिलिटी, लचीलापन और पहुंच शामिल है। चूंकि सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता के सर्वर पर होस्ट किया जाता है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए महंगे बुनियादी ढांचे में निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बजाय अंतिम उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर को ऑन डिमांड सेवा के रूप में एक्सेस करने के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हैं। अब ये इतना सारा मैंने पढ़ दिया, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोग जितने लोग हैं डिज्नी हॉटस्टार देखते हैं, देखते ज़रूर होंगे, नेटफ्लिक्स देखते होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो यही होते हैं आपके सर्विस एज ए सॉरी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मान लो नेटफ्लिक्स है, ठीक है, अब आपको क्या है कि इसमें प्लान होते हैं कि 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है, या फिर 1 साल का लेना है, अनलिमिटेड भी होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या है आप वो प्लान लेंगे, उसके बाद आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, मतलब उसमें आपको जो भी सीरीज, मूवीज या जो भी देखना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक। समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पढ़ने से इतना सारा आपको नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये इसके सबके एग्जाम्पल हैं। गूगल वर्कशॉप, ठीक है, सेल्स फोर्स, ट्रेलो, जूम है, ठीक है। जूम में भी फ्री भी होता है, इसके बाद जूम क्या कह सकते हैं प्रीमियर भी होता है, उसका हम लोग चार्ज लेके देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जूम जो फ्री होता है उसमें 100 लोग मिनिमम ऐड हो सकते हैं, आपको 100 से ज़्यादा लोग ऐड करने हैं तो आप फिर उसका चार्ज देके वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्लैक हो गया, एडोब क्रिएटिव क्लाउड हो गया, ठीक है।
नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई। अब स्पॉटिफाई भी है म्यूजिक के लिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे हैं तो फ्री म्यूजिक सुनते हैं, कोई भी चार्ज दे के नहीं सुनता है। लेकिन जैसे लोग नेटफ्लिक्स वगैरह का रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, और डिज्नी हॉटस्टार वगैरह का, तो ये सब कैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको कोई चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर। अब ये सॉफ्टवेयर केवल नेटफ्लिक्स ही नहीं, मतलब कोई भी, जैसे आपको कोई अपना कोर्स लेना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उनका चार्ज देते हैं, फिर वो आपको उस चीज़ की सर्विस देते हैं। तो यही आपका हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी ये सब लिखा हुआ है, ये तो नहीं समझ में आया होगा, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। तो बाकी बच्चों को जैसे रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं इस प्रकार से, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसका एग्जाम्पल जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इतना लंबा चौड़ा भाषा आपके ना समझ में आए और एक एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया। जैसे इसको नेटफ्लिक्स तो सबको ही पता है, नहीं पता है तो डिज्नी हॉटस्टार सबको पता होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐप हैं। बाकी आप इन सबसे अगर दूर रहते हैं तो टीचिंग की चीज़ें पता होंगी, अनअकैडमी है, ठीक है, बहुत सारे ऐप वगैरह हैं जहाँ पे कोर्स देते हैं। तो वो सब क्या किसके अंदर आ जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये आज आपकी तीसरी क्लास थी। जितने भी टर्म समझाए आशा करती हूँ सब समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट रहता है कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एचएन अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो यूजीसी नेट जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, सब लोगों को जेआरएफ अपना क्वालिफाई करना है। और जिस प्रकार से हम लोग की सीरीज भी चल रही है, ठीक है, तो हम लोग भी आपकी यात्रा में ज़रूर बराबर सहयोग देते रहेंगे। बाकी आपके ऊपर है कितनी आप मेहनत करते हैं, कितनी अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। मेन यूजीसी नेट में आप चीज़ों को समझ के चलिए, क्योंकि जितना आप समझ लेंगे उतने ही अच्छे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और एचएन अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़े रहिए, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो पाए, ठीक है।